Hello everyone, welcome to अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का जो टाइम है बच्चों वो कम ज़रूर हो गया है पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए घर पे रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो इसीलिए बच्चों आपकी घर में रहकर तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच एक ऐसा बैच है बच्चों जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में अभी से जुड़ गया है और करा रहा है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। बच्चों ये जो विजय बैच है ये केवल और केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स के भी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपको करा रहा है। यहाँ बच्चों आपकी हर स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल मुफ्त में क्लास होती है, हर सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ बच्चों आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिख रहे होंगे। कॉमर्स बैच जो है बच्चों वो शुरू होता है सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है और दोपहर 2 बजे होती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास। फिर बच्चों शाम को 4 बजे हम मिलते हैं, यानी कि आप और हम मैथ्स की क्लास के लिए। एक दिन बच्चों हमारा लाइव सेशन होता है और एक दिन आपको आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लेकिन आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटता नहीं है और रोज शाम 4 बजे हम पढ़ते हैं मैथ्स। उसके बाद बच्चों आपका बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। जी हाँ बच्चों आपका कॉमर्स बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो बच्चों आपके ढेर सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी क्लास आपकी क्लास ना हो, मिस ना हो, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने ये बैचेस बना दिए हैं। यहाँ आपने देखा कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स को, उसी तरह बच्चों यहाँ आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स बाकी आपके सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग टाइमिंग्स बताई हुई हैं। बच्चों येलो कलर से जो है आपके साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है। आपको केवल क्या करना है, अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पे बच्चों आपको अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर पाओगे। क्योंकि बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे भी होंगे और अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं। इसीलिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को जो जुड़ गए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। जी हाँ बच्चों, ज़ोरों शोरों से हमारे फैकल्टीज़ शुरू कर चुके हैं आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी। तो आप भी उनके साथ जुड़े रहिए और रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए, अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको कॉन्सेप्चुअली हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे बच्चों आपका सब्जेक्ट हो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स, हर सब्जेक्ट को आपको उतनी ही जोरों शोरों से पढ़ाया जाएगा। तो आप भी रेगुलर बच्चों जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कर पाएंगे। तो ये तो बच्चों हमने बात कर ली विजय बैच के बारे में। अब देख लेते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, आज हम हमारे चैप्टर 7 यानी कि इंटीग्रल्स का समाकलन का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है निश्चित समाकलन तथा कलन की आधारभूत प्रमेय। यानी कि बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरम के बारे में जानेंगे। इसमें बच्चों हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन को जानेंगे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स होते क्या हैं, योगफल की सीमा के रूप में योगफल की सीमा क्या होती है, ठीक है, वो जानेंगे। क्षेत्रफल फलन, एरिया फंक्शन को किस तरह से समाकलन ज्ञात किया जाता है और कलन की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे, ठीक है। और बच्चों इनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे आज की क्लास के लिए।
आज के टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बच्चों तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर कीजिए फटाफट से अपनी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बुला लीजिए अपने ढेर सारे दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपके दोस्त आपकी ही तरह बहुत अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कर सके। तो तुरंत फटाफट से आप वीडियो लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। तो भाई अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। फटाफट से बच्चों बढ़ते हैं अपने आज के सफ़र की तरफ। आप लोगों ने अब तक वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। अब जल्दी से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। ऐसे तो आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स ज़रूर मिलेंगे, बट अगर आपको कहीं पे इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपने नोट्स लिख सकते हो, और मैथ्स है, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। आज के बच्चों सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हम निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अगर बात करें एक निश्चित समाकलन क्या है, एक निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन a to b fx dx से निर्दिष्ट किया जाता है। निर्दिष्ट मतलब दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है, जहां b समाकलन की उच्च सीमा तथा a समाकलन की निम्न सीमा को दर्शाता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि जो आपका b है, यहाँ पर जैसे लिखा है b, अगर a to b लिखा है तो b किसको दिखा रहा है, उच्च सीमा यानी कि हायर लिमिट को, ठीक है। वही a किसको दर्शा रहा है, निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन के साइन में a और b लिखा है ये दोनों सीमाओं को यानी कि लिमिट्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को, इस तरह से दर्शाए गए फंक्शन को हम एक निश्चित समाकलन कहते हैं, क्योंकि उसका जो मान है वो निश्चित हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि निम्न सीमा से उच्च सीमा की जो वैल्यू दे रखी है उनके बीच में ही उसका मान हमें देखना होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों ये एक निश्चित यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। निश्चित समाकलन का परिचय या तो योगों की सीमा के रूप में कराया जाता है, अथवा यदि अंतराल में इसका कोई प्रति अवकलज f है तो निश्चित समाकलन का मान अंतिम बिंदुओं पर f के मानों के अंतर्गत दर्शाया जाता है, अर्थात fb माइनस fa के बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि जो निश्चित समाकलन है उसका मान हम 2 तरह से दर्शा सकते हैं। पहला योगों की सीमा के रूप में, ठीक है, जो हम आगे समझेंगे डिटेल में। दूसरा यदि अंतराल हो, यदि अंतराल हो तो अंतराल में जो समाकलन हमने निकाला है, प्रति अवकलज हमने निकाला है, उस प्रति अवकलज से अंतराल के मानों का अंतर ज्ञात किया जाता है, जैसे कि fb माइनस fa। इसको हम आगे बच्चों डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये 2 मेथड हैं निश्चित समाकलन के मान को ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो बच्चों जब भी हमें निश्चित समाकलन का मान जो है वो योगफल की सीमा के रूप में ज्ञात करना होता है, तब हम क्या करते हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि नीचे आपको एक सूत्र दिया हुआ है। यदि इंटीग्रेशन a to b fx dx हमें दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, योगों की सीमा के रूप में एक सूत्र लगेगा जो दर्शा रहा है कि b माइनस a लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n ब्रैकेट में fa प्लस h प्लस fa प्लस n माइनस h। ये क्या है बच्चों, योगों की सीमा। क्या है, योगों की सीमा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b माइनस a यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन में n, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में n। इसकी जो यहाँ पे लिमिट है वो क्या दे रखी है, देखिए 1 अपॉन में n है, इसकी जो लिमिट है वो हमें दे रखी है n टू इन्फिनिटी, फिर 1 अपॉन में n fa प्लस fa प्लस h प्लस
एफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ए प्लस n माइनस 1h तक। ठीक है, ये पूरा बच्चों एक सूत्र है किसके लिए? योगों की सीमा के रूप में निश्चित अवकलन का, निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कैसे हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और उससे पहले जान लेते हैं बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को। सोशल मीडिया पैकेज का मतलब है कि बच्चों अब हम अवेलेबल हैं हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां जहां आप अवेलेबल हैं। यानी कि अब टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, अड्डा 24/7 स्कूल अवेलेबल है इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर। आपको केवल क्या करना है, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन में डाउनलोड करना है बच्चों, और जाकर अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? डाउनलोड करके अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको बच्चों ज्वाइन करना है। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा? आपको बच्चों एक ही जगह बैठे बैठे आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके किसी भी डाउट का सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा उन ग्रुप्स में आपको बच्चों मिलेगा। और साथ साथ हर क्लास के नोट्स, बच्चों हर क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो देर मत कीजिए, तुरंत जाइए, फटाफट से डाउनलोड कीजिए इन ऐप्स को और जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स के साथ। लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं उदाहरण की। उदाहरण में हमें दिया है कि एक समाकलन दिया है जिसका प्रयोग, जिसको हमें मान ज्ञात करना है योगफल की सीमा के रूप में। यानी कि योगफल की सीमा के रूप का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है 0 से 2 x² + 1 dx इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये बच्चों हमें प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे। पहले हम योगफल की सीमा का सूत्र लिख लेते हैं। क्या है योगफल की सीमा का सूत्र? सूत्र कहता है a to b में अगर fx dx दे रखा हो तो ये बराबर होता है b - a लिमिट n to ∞ 1 में n अंदर fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h कहाँ तक? fa प्लस n - 1h यहाँ तक। ठीक है, ये बच्चों सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया हुआ है? a बराबर है 0, b बराबर है 2, b बराबर है 2। ठीक है, h क्या होता है बच्चों? h का फॉर्मूला होता है b - a अपॉन में n। तो b कितना है? 2 - 0 अपॉन में n। h कितना आ जाएगा? 2/में n। h कितना आ गया बच्चों? 2/में n। और fx हमें कितना दिया हुआ है? fx दिया हुआ है x² + 1। fx कितना दिया हुआ है? x² + 1। अब पहले हम सूत्र में मान डाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन 0 से 2 x² + 1 dx बराबर b - a यानी कि 2 - 0 लिमिट n to ∞ 1 में n कितना हो जाएगा? f0 प्लस f0 प्लस 2/h प्लस f0 प्लस 2/n और ये चलता रहेगा कहाँ तक? f0 प्लस n - 1 × 2/n तक। ठीक है, अब इसकी बच्चों अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी हमारे पास? ये बन जाएगा 2 - 0 2 लिमिट n to ∞ 1/n एज इट इज रहेगा। f0 की वैल्यू f0 ही रहेगी। f0 प्लस 2h कितना बन जाएगा? n कितना बन जाएगा? f2/n प्लस f कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4/n से लेकर f2n - 2/n तक। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब आगे हम इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह से इनकी वैल्यूज को बच्चों सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले f0 की बात हो रही है। f0 का मतलब है कि x की जगह पे 0 रखना है,
तो x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। f 2/n निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, f 4/n निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये x का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है ना, f 2n माइनस 2/n निकालना है, कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर प्लस 1। ये हमने सबकी वैल्यूज लिख ली सब फंक्शंस की। अब इसको डाल देते हैं, दो एज इट इज रहेगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n। ठीक है, कितना हो जाएगा ये ब्रैकेट में 1 प्लस पहले की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1 से लेकर 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर प्लस 1। सबकी वैल्यूज डाल ली हमने, सारे फंक्शंस की वैल्यूज डाल ली। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो दो लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/n कितना हो गया, सबके साथ 1 1 है तो 1 1 अलग अलग ले लेते हैं, 1 प्लस से लेकर 1 तक ये अलग हो गया, प्लस n स्क्वायर 1/n स्क्वायर सबके साथ है बच्चों, तो 1/n स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक बचा। ठीक है, 1/n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ देखिए 2 लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/n। बच्चों इन सब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं 1 1 की जगह पर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, क्या रह जाएगा अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 2 लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n, यहाँ पर n है प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 अपॉन में n का स्क्वायर। ठीक है, अंदर कितना बच रहा है, यहाँ पे बच्चों इसका फॉर्मूला आएंगे तो क्या बनता है n माइनस 1 n और 2n माइनस 1 अपॉन में 6, ये हो गया। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, ये हमने लगा दिया, जो हमने सीरीज के चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है ये हमने लगा दिया। अब इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, एक n से एक n स्क्वायर कट गया, कितना रह गया अंदर 2 लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस 2 बाय कितना बच गया बच्चों 2/3, यहाँ पर कितना हो गया n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में n, ये बचा। अब यहां से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 लिमिट n टू इन्फिनिटी 1। ठीक है, ये n बार जगह ये हो जाएगा 1, अंदर हो गया 1 प्लस 2/3, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में n 2 माइनस 1 अपॉन में n, तोड़ के लिख लिया। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, हमारे पास बच गया 2 इंटू में 1 प्लस 4/3, एलसीएम ले लेंगे इनका, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/3 और फाइनल आंसर आ जाएगा 14/3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक निश्चित समाकलन का डेफिनेट इंटीग्रल का मान ज्ञात कर सकते हैं योगों की सीमा का प्रयोग करके, यानी कि योगफल की सीमा के सूत्र का प्रयोग करके। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात कर लेते हैं बच्चों क्षेत्रफल फलन के बारे में, जो कि आधारित है कलन के आधारभूत प्रमेय में। इसका क्या अर्थ है, क्षेत्रफल फलन का अर्थ है कि ax, a यानी कि एरिया को दर्शा रहा है, क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, तो जब ax हमें दे रखा हो बराबर है a टू b fx dx, तब इसको हल करने के लिए निम्न प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रमेय है बच्चों, प्रमेय है समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि यदि बंद अंतराल a b पर f सतत फलन है यानी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ax जो है वो क्षेत्रफल फलन है, ax जो है वो एक एरिया फंक्शन है, तब सभी x बिलोंग्स टू ab के लिए a डैश x बराबर हो जाएगा fx, a डैश x बराबर हो जाएगा fx। ठीक है, ये प्रमेय कहती है। अब इस प्रमेय के आधार पर दूसरी प्रमेय क्या है, ये प्रथम प्रमेय थी। ठीक है,
प्रथम आधारभूत प्रमेय थी। दूसरी समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय कहती है कि यदि बंद अंतराल ए बी पर f सतत फलन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, स्मॉल f का प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या है, कैपिटल F है, तब a to b इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होगा कैपिटल fx यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद a to b, जिसमें हमें fb माइनस fa करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, यह है हमारी कलन की आधारभूत प्रमेय जो हम प्रयोग करते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये जो हमें उच्च सीमा और निम्न सीमा दी हुई है, इनके आधार पर पहले हम इस fx का प्रति अवकलज यानी कि इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, समाकलन ज्ञात करते हैं और फिर उस समाकलन में उच्च सीमा लगाते हैं, माइनस करते हैं निम्न सीमा से। ठीक है, ये हमारी प्रमेय कहलाती है। चलिए टिप्पणी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों दिए हुए हैं इस प्रमेय के आधार पर। क्या है, पहला, प्रमेय अत्यंत उपयोगी है। ये जो प्रमेय है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हमें योगफल की सीमा ज्ञात किए बिना निश्चित समाकलन को ज्ञात करने की आसान विधि प्रदान करती है। ये जो है ये प्रमेय बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इस मेथड को जब हम यूज करते हैं तो हम योगफल की सीमा को ज्ञात किए बिना आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके की आसान मेथड है, आसान विधि हमें प्रदान करती है। दूसरा, एक निश्चित समाकलन को ज्ञात करने में जटिल संक्रिया एक ऐसे फलन का प्राप्त करना है जिसका अवकलज दिया गया समाकल्य हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी भी निश्चित समाकलन में सबसे मुश्किल संक्रिया जो है, सबसे मुश्किल ऑपरेशन वो है कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेशन जो है वो दिया गया समाकल्य हो, यानी कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका डेरिवेशन हमें पता हो, मतलब इसका हम इंटीग्रेशन करके आराम से निकाल सकें। यह अवकलन और समाकलन के संबंध को और मजबूत करता है। इस प्रमेय के आधार पर क्या होता है बच्चों, क्योंकि हम अवकलन के आधार पर समाकल्य को देखते हैं तो ये दोनों के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के रिलेशनशिप को और ये स्ट्रॉन्ग करती है ये प्रमेय। ठीक है, तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इस प्रमेय के आधार पर हमें निश्चित समाकलन को ज्ञात करना है। एक उदाहरण के तौर पे बच्चों हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। क्या कहता है उदाहरण देखिए, ध्यान से देखेंगे। उदाहरण दिया है 1 से लेकर 2 तक, इंटीग्रेशन का मान दिया हुआ है 1 से 2 तक, जहां पर x dx अपॉन में x+1 और x+2 हमें दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आंशिक भिन्न का प्रयोग कर सकते हो समाकलन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये आंशिक भिन्न के रूप में हमें दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन में x+1 x+2 बराबर है a अपॉन में x+1 प्लस b अपॉन में x+2। ये हो गया सबसे पहला समीकरण। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो x अपॉन में, ये बच्चों सबको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, सिंपली उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। x+1 x+2 एलसीएम ले लेंगे, a x+2 आ जाएगा प्लस b x+1 आ जाएगा। ये कट गया, क्या मिल गया हमें, x बराबर है a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x+2 बराबर रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई -2, x+1 बराबर रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई -1। दोनों वैल्यूज को एक एक बार डाल लेते हैं, है ना, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता भी है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 रखने पर कितना मिलेगा, -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, कितना बचा बच्चों, -1 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर आ गया +1 और प्लस में 0, यानी कि -1 आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी होती है हमें। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2
प्लस बी इंटू -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू ए इंटू में 0 और ये हो गया हमारा प्लस बी इंटू में -1, तो ये हो गया -2 बराबर 0 माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू भी हमने निकाली, ए की वैल्यू भी हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे, ए व बी का मान किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। ये तो बच्चों आपको बहुत ही आसानी से पता है कि हम इसे किस तरह से हल करते हैं, ठीक है। यानी कि x अपॉन में x + 1 x + 2 बराबर है a अपॉन में था ना, तो a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, -1, तो -1 अपॉन में x + 1 प्लस b की वैल्यू है 2 अपॉन में x + 2 वैल्यू रख दी। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर कितना मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया x अपॉन में x + 1 x + 2 बराबर -1 था तो माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक कितना रह गया यहाँ पे, dx अपॉन में x + 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक dx अपॉन में x + 2। अब बच्चों हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -log x + 1 प्लस 2 log x + 2। और हमने पढ़ा था कि हमें इंटीग्रेशन करने के बाद भी क्या रखना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को रखना होता है किसमें, प्रमेय में, तो 1 से लेकर 2 तक अभी भी रहेगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया प्लस में c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि FB माइनस FA यानी कि कितना हो गया, F2 माइनस F1। कैपिटल F किसको दिखा रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है, तो इंटीग्रेशन में जहां पर x की वैल्यू है वहां पर हम 2 रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे और a की एक बार a की रखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास है -log x + 1 प्लस 2 log x + 2, 1 से लेकर 2 तक वैल्यू डाल देते हैं। पहले हमें अपर लिमिट डालनी है, तो ये हो गया -log 2 + 1, x की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 2 log 2 + 2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 डालनी है वैल्यू, a वाली वैल्यू डालनी है, कितना हो जाएगा -log 1 + 1 प्लस 2 log 1 + 2, ठीक है। ये हमने वैल्यू डाली। अब हम इनको बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा हमें, पहला -log 3 2 + 1 करके प्लस 2 log 2 + 2 कितना हो गया 4, ये हो गया एक पार्ट, माइनस लोअर लिमिट का जो चल रहा था कितना होगा -log 2 प्लस 2 log 3, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -log 3 प्लस 2 log 4 माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस प्लस माइनस 2 log 3। अब देखिए बच्चों log 3 वाले एक साथ कर देते हैं, log 2 वाले एक साथ, log 4 वाले एक साथ, तो log 3 वाला एक ये है एक ये है, तो माइनस माइनस प्लस -2 log 3 माइनस log 3 कितना हो गया -3 log 3 प्लस कितना बचा 2 log 4 क्योंकि एक ही है, प्लस log 2, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे log के। यहां देखिए log का रूल क्या होता है कि m log n इज इक्वल्स टू log n की पावर m हो जाता है, log n की पावर m हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ये हो गया log 3 की पावर 3, ये वाला 3 आगे चला गया, ये वाला 3 जो पावर बन गया, प्लस log 4 की पावर 2, ये 2 आगे से चल के ऊपर चला गया, प्लस log 2, ठीक है। कितना बन जाएगा ये माइनस log 3 की क्यूब कितनी होती है बच्चों 27, प्लस log 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में log 2, ये लग गया। अब हमें log का एक और नियम पता है कि log m प्लस log n
log m प्लस log n बराबर होता है log m n के, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो माइनस वाला एज इट इज रहेगा log 27, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस log 16 इंटू में 2, कितना बच गया बच्चों हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये बच गया माइनस log 27 प्लस log 16 दूनी 32। अब यहाँ पे log का एक और लास्ट नियम लगेगा कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन में n। ये हमने 3 यहाँ पे log के बच्चों रूल लगाए हैं, ठीक है, तो ये हो गया log m कौन सा होगा 32 अपॉन में n यानी कि 27। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इन 3 लॉग के रूल का प्रयोग करके हमने फाइनल आंसर को बच्चों निकाल दिया। तो आपने बच्चों देखा कि किस तरह से हमने कलन की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके पहले कोई भी मेथड निकाल के इंटीग्रेशन ज्ञात किया, समाकलन निकाला, और फिर उस समाकलन में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दिया, यानी कि x का मान एक बार उच्च सीमा रखा माइनस x का मान एकदम एक बार निम्न सीमा रखा, और दोनों को हल करके हमने मान को ज्ञात कर दिया, ठीक है। आई होप कि एग्जाम्पल सबको बच्चों क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है और सॉल्व किया है। अगर बच्चों कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। बच्चों अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट होगा आप उसी पॉइंट में कमेंट करना, अगली लाइव क्लास में जब भी हम मिलेंगे पहले मैं आपको उस डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो बिना हेसिटेट किए बिना कुछ सोचे आपको आपका डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना है, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना डाउट लिखना मत भूलना। और आई होप वैसे कि आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों ही तरीके के एग्जाम्पल हमने किए, योगों की सीमा के भी और कलन के आधारभूत प्रमेय के भी, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने आपको बच्चों करके दिखाया है ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज बच्चों हमने जाना सबसे पहले कि निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, योगफल की सीमा के मेथड से इसको कैसे हल किया जाता है, क्षेत्रफल फलन क्या होता है, और कलन के आधारभूत प्रमेय के आधार पर इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और लास्ट में हमने बच्चों उदाहरण के माध्यम से जाना कि इन दोनों मेथड से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल्स में कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ आया होगा, ये क्लियर रहा होगा कि किस किस तरह से हमने क्या क्या किया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, देखते रहिए पुरानी वीडियोस और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। स्टिल अगर आपको पुरानी वीडियोस में भी कोई डाउट होता है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। एक दिन में आपका डाउट सेशन रख के आपके डाउट्स को क्लियर करने की ही क्लास जरूर रखूंगी। तो बिल्कुल भी हेसिटेट हुए बिना अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए, हर क्लास को अटेंड कीजिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, अपने डाउट्स को बताइए और रेगुलरिटी बनाए रखिए ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके अच्छे मार्क्स के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी वीडियोस को बच्चों देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए एग्जाम्स की। जल्दी हम मिलते हैं इस टॉपिक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।